नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो महाराजगंज से जुड़ी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज दौरे पर रहेंगे। जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी उनके इस दौरे से मिलेगी। सीएम योगी रोहिणी बैराज का भी लोकार्पण करेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराजगंज से जुड़ी हुई, जहां सीएम योगी महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे। 148 करोड़ रुपए की लागत से रोहिणी बैराज बन रहा है और उसका लोकार्पण वह करेंगे। इसके साथ ही इससे फ़ायदा यह होगा कि 65 गाँव के जो किसान हैं उनकी पानी की संकट से उन्हें निजात मिल जाएगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोहिणी बैराज का लोकार्पण करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही 148 करोड़ रुपए की लागत से जो यह रोहिणी बैराज बन रहा है उससे 65 गांव के किसानों को पानी की संकट से निजात मिलेगी और इसके साथ जनपद वासियों को भी करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी। तो सीएम योगी से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी महाराजगंज के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसे में वहां के जनपद वासियों को भी काफ़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों रुपए की सौगात भी संभवतः उन्हें मिलेगी और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोहिणी बैराज है उसका लोकार्पण सीएम करेंगे। महाराजगंज की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 148 करोड़ रुपए की लागत से रोहिणी बैराज बना है और उसका लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जाएंगे और रोहिणी बैराज के लोकार्पण के बाद जो समीपवर्ती 65 गांव हैं और उनके किसान हैं उनको पानी की संकट से निजात मिलेगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा होने वाला है और ऐसे में जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी। रोहिणी बैराज का भी लोकार्पण होगा। 148 करोड़ रुपए की लागत से यह बैराज बना है और लोगों को, वहाँ के बगल के गांव के किसानों को काफ़ी सहूलियत होगी और कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जो पानी की समस्या से वह जूझते थे उससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और सीएम के महाराजगंज दौरे से वहाँ के जनपद वासियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो महाराजगंज दौरे से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी महाराजगंज के दौरे पर रहने वाले हैं और रोहिणी बैराज का वह लोकार्पण करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो बहुत अरसे से इंतज़ार तो था रोहिणी बैराज का, वहाँ के गांव वासियों को, बगल के जो किसान रहते हैं उन गाँवों में, ऐसे में जो सिंचाई के क्षेत्र में उम्मीद की जा रही है, कृषि के क्षेत्र में कि पानी की संकट से दो चार होना पड़ता था, उससे छुटकारा मिलेगा और क्या कुछ है एक्चुअली में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस महाराजगंज दौरे में? आनंद, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो आनंद, आवाज आ रही है आपको? आनंद, सुन पा रहे हैं हमें आप? तो महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। हम थोड़ी देर में एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता से और उसके साथ ही उम्मीद यह जताई जा रही है कि वहाँ के जितने भी निवासी हैं, खासकर महाराजगंज के खास, उनको काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है क्योंकि उनके लिए करोड़ों रुपए की सौगात भी संभवतः सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वह रोहिणी बैराज है जिसका लोकार्पण सीएम करने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आनंद, तो एक तरह से लोगों को, खासकर किसानों की सहूलियत के लिए रोहिणी बैराज कृषि क्षेत्र और सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि, और क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम के इस महाराजगंज दौरे में? बिल्कुल, देखिए कुणाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने की पूरी मंशा है योगी सरकार की। और उसको अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देखें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि बुनियादी ढांचा आपका मजबूत हो।
और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 247 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। महाराजगंज में 350 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं और इसके साथ ही साथ करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। उसी में जिन आपने विकास कार्यों का जिक्र किया उसमें वो भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं जो ये आम जनता को लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद रहने वाला है। और न सिर्फ आज महाराजगंज में होंगे कुणाल बल्कि गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम शेड्यूल आज लगे हैं और सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा आनंद, आप हमारे साथ आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में घालमेल का मामला सामने आया है। मामले के आरोपी भदोही की तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर जीबीएस लक्ष्मी की 3 वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गई है। डॉक्टर लक्ष्मी इस समय जौनपुर की सीएमओ हैं। इसी तरह अलग अलग मामले में कई अन्य चिकित्सक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई है। भदोही जिले में 2017 से 2021 के बीच जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अनियमित तरीके से भुगतान किया गया था। चिकित्सकीय सामग्री की खरीद में भी धांधली हुई थी। ऑडिट टीम की आपत्ति के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक ने तत्कालीन जिलाधिकारी से जनवरी 2022 में जांच कराई थी। आरोप है कि जांच के दौरान तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर जीबीएस लक्ष्मी ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। मामले की जानकारी मिलने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महानिदेशक प्रशिक्षण को जांच सौंपी। महानिदेशक ने पूरे मामले में जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके मुताबिक डॉक्टर लक्ष्मी को उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से न करने और वित्तीय अनियमितता संबंधी सभी आरोपों में दोषी पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में जो घालमेल का मामला हुआ था उसमें कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजस्सिम खान जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। मुजस्सिम, लोग कहते हैं कि जो तमाम सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है और ऐसे में खुली छूट के तहत जो कुछ करना है वह करते हैं। लेकिन क्या यह कार्रवाई एक मिसाल संभवतः बनेगी? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स के ऊपर, सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर भी यह माना जाता था कि वह अपने कार्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, ऐसे में यह मामला और इस मामले पर कार्रवाई, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पर? देखिए, जिस तरीके से कुणाल, मैं आपको बताता चलूं कि जो चिकित्सक होते हैं उनको धरती का भगवान कहा जाता है और कहीं ना कहीं इसी तरह की तस्वीर जो लोगों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इससे हटने के बाद इसकी जो वर्तमान समय में देखा जाए तो जो सेवा भाव डॉक्टर के अंदर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है और वो हर कोई जो चिकित्सक है जिस तरीके के उनके अंदर एक दृश्य देखा जाता था वो उसके विपरीत उनकी दशा और दिशा दिखाई देती है और इसी को लेकर ये स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से कार्रवाई की गई है और लंबे समय से यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर चिकित्सक जमे हुए थे और इसी को लेकर ये जो एक घालमेल वाला मामला सामने आया है और ये कार्रवाई हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजस्सिम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और वहीं अगली बड़ी खबर संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ी हुई, जहां जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा से घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि हिंसा से पहले और बाद में सांसद बर्क पल पल की जानकारी लेते रहे। उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि मैं संभल से बाहर हूं, सर्वे नहीं होने देना, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा और सर्वे का पुरजोर विरोध करना होगा। हिंसा के बाद भी वह लगातार संपर्क में रहे। हिंसा के अगले दिन 25 नवंबर को सांसद के कहने पर ही पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था।
तो यह बड़ी खबर आपको सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी बता रही हैं, जहां उनकी मुश्किलें या यूँ कहे पुलिस का शिकंजा अब और कसता हुआ उनके ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि जामा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि हिंसा से पहले और बाद में सांसद बर्क पल पल की जानकारी लेते रहे हैं। और ऐसे में अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि संभल के जामा मस्जिद में जब एसआई की टीम सर्वे करने गई थी, उस समय भारी उपद्रव और हिंसा हुई थी, गोलीबारी की घटना भी हुई थी और उसके बाद ज़फ़र अली को भी गिरफ्तार किया गया था। और इस पूरे खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता चरण सिंह का, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी चरण, तो यूँ तो सांसद बर्क की मुश्किलें उस समय से बढ़नी शुरू हो गई थी जब वह इलेक्ट्रिसिटी वाला किस्सा हुआ था और बिजली चोरी का मामला आया था, लेकिन उसके बाद एक करके अब यूँ लग रहा है कि पुलिस का शिकंजा सपा सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यह जो ज़फ़र अली का खुलासा है, इसके खुलासे के बारे में भी बताइए और अब इससे कितनी मुश्किल हो सकती है सांसद को। जी कुणाल, मैं आपको बता दूं, जो 24 नवंबर पिछली वर्ष जो हिंसा हुई थी, जिसमें सर्वे किया जा रहा था जामा मस्जिद का, उस समय 24 नवंबर को, तो उस समय पे जो घटना घटी थी उसमें बताया जा रहा है कि जो ज़फ़र अली ने जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क को सूचना दे दी थी, जो 23 की रात्रि जो 12 बजे के लगभग बताया जा रहा है। जो लोग को जानकारी, अधिकतर लोगों को जानकारी दे दी थी, जियाउर रहमान बर्क को भी जानकारी दे दी गई थी। और लगभग बताया जाता है कल जो शासी अधिवक्ता है उनसे जो हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसमें जो केस डायरी है उसमें बताया गया है कि इनकी जो बात कई बार उस पर बात हुई है कि कल जो सर्वे है जामा मस्जिद का वो नहीं होना चाहिए शादी किसी कीमत पर, क्योंकि शाही जामा मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी। इस तरह से इन लोगों में जो ज़फ़र अली है और जो जियाउर रहमान बर्क है, इन दोनों में बात हुई है, ये केस डायरी में बताया गया है। तो इस तरह से इनकी जो है मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही इनको एक एसआईटी ने इनको एक नोटिस जारी किया है, जो दिल्ली में इनको जो है रिसीव किया गया था वो नोटिस, और उसके बाद इनको बताया गया कि 8 तारीख के लिए इनको 8 अप्रैल को इनको बुलाया गया है कि आप उसके बारे में जानकारी दें कि आपको जानकारी थी या नहीं थी, या क्या आपका जो आरोप है कि जो एसआईटी का पुलिस का कि आपने जब सर्वे हो रहा था उसमें लोगों को भड़काया था। इस तरह से इन पे 335/24 के उसी समय एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इन पर जो है उस मुकदमा में इनको इनके ऊपर उस धारा में इनके नाम दर्ज हैं। तो इस तरह से अब जो जियाउर रहमान बर्क है वो कहीं ना कहीं अब मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जो ज़फ़र अली थे उनकी बेल होनी थी, लेकिन वो भी जो है कल खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अब जो उनकी पूछताछ में जो अब निकल के आया है, क्योंकि 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को दिया था कोर्ट ने, और इस पूछताछ में इनको ये मामला सामने आया है। आप बने रहिएगा चरण हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं संभल में बीते नवंबर को हुए हिंसा के मामले में और जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर के जो कड़ियाँ सामने आई थी और उसके दौरान जो बवाल हुआ था वह एक सुनियोजित योजना के तहत हुआ था। इस हिंसा में जामा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली और संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मास्टरमाइंड की भूमिका में नजर आए थे। 23 नवंबर को बेंगलुरु से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद के सदर ज़फ़र अली को जामा मस्जिद पर भीड़ को इकट्ठा करने तथा सर्वे नहीं होने को कहा था। ज़फ़र अली ने ही 24 नवंबर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए भीड़ को इकट्ठा किया था और सर्वे रोकने के लिए लोगों को उकसाया था। तो ये पूरी घटनाक्रम संभल में बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुई थी उससे जुड़ी थी। यह खुलासा संभल ज़िले की चंदौसी स्थित ज़िला अदालत की एडीजे द्वितीय की कोर्ट के अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने किया। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली की बेल न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं।
चरण, हम बात कर रहे थे सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क की, लेकिन उनकी कड़ी से जुड़ता हुआ ये जो जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली हैं, उनकी भी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है। ऐसे में अब आपको लगता है कि कुछ और वक्त, काफ़ी लंबे समय तक संभवतः उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, और उनकी ज़मानत याचिका को लेकर के जो भी अपडेट अभी तक आपके पास है उसे हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे जुड़ें और बातचीत करें, लेकिन जामा मस्जिद के सदर के बारे में हम आपको ख़बर बता रहे थे कि कैसे उनकी ज़मानत याचिका अब खारिज हो गई है, और ऐसे में जामा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। उनकी ज़मानत याचिका खारिज हो गई है और उनके ऊपर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था उसे उकसाने का आरोप है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद हुए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता रहे थे। जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दे दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब कानून बनने की इंतजार में है, उसे चुनौती दी गई है देश के सबसे बड़ी अदालत में। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ने यह चुनौती दी है। ओवैसी ने देश की सर्वोच्च अदालत में इस संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। ओवैसी से पहले बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। अब कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ी हुई, जहां वक्फ बिल को लेकर लगातार मुस्लिम समुदाय और जितनी भी पार्टीज हैं वो एकजुट होती हुई विपक्ष की नज़र आ रही है और सुप्रीम कोर्ट मूव करने की अपने कवायद में लगी है। और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव, तो क्या यह समझा जाए यह होना ही था, क्योंकि महागठबंधन में जितने विपक्षी दल हैं उनकी बेचैनी तो थी कि किसी तरह यह बिल पास ही ना हो, लेकिन अब चूंकि यह पास हो गया, कानून बनने के इंतजार में है, तब उनके पास यही एक रास्ता बचा था, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना, और वही उन्होंने किया है। यह भी बता दीजिए कि ऐसा करने से क्या उनके पास अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, या फिर इसका भी नतीजा संभवतः सिफर ही रहे? देखिए, जब कोई बिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई फाइनल ना और डिसीजन हो जाए तब तक कोई कयास लगाना उचित नहीं होता है। ओके। किसी भी भारत में ये बहुत अच्छा है कि आप सरकार कोई भी फैसला दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो किसी भी बिल पर, केवल ये वक्फ संशोधन बिल ही नहीं, किसी भी बिल पर अगर विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वो उसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इनके पास में एक ये रास्ता था। ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए बिल को फाड़ने की बात भी संसद में कही थी। तो हालांकि वो एक तरीके से वहां एक गलत कदम उठा चुके हैं, लेकिन वो अपने एरिया में ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमने इस बिल का आखिरी समय तक इसका विरोध किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। जब आप संसद ही तो कानून बनाती है ना। बिल्कुल, यही लोग लॉ मेकर है ना, और प्रजातंत्र में नंबर ही सब कुछ होता है। और इसमें केवल बीजेपी के सांसद नहीं है, इसमें बीजेपी के घटक दल भी शामिल हैं और दूसरे कुछ प्रतिपक्षी दल के भी सांसद शामिल है जिन्होंने वोट किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने जबरन ये बिल थोपा है। बिल्कुल, ये संसद के बहुमत से साबित हुआ है। अब इनके पास में 3 रास्ते थे, जिसमें एक रास्ता था कि ये संसद में विरोध करें, वो उसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन वहां उनका विरोध चला नहीं और दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित हो गया। दूसरा इनके पास में था कि ये जाकर के सड़कों पर प्रदर्शन करें, विरोध करें और लोगों में भावना फैलाएं कि सब ये विरोध ये गलत है और ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। तीसरा इनके पास में साधन था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं।
और तीनों में ही इनका ये है कि केवल ये साबित करना चाहते हैं कि देखो साहब पास हो गया तो हम क्या करें, लेकिन हमने आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब देखिए क्या होना है इस पर, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है वह वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय उच्चायोग कनाडा में वह जो जुड़ी हुई है उसमें रॉकलैंड में एक भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को बताया कि कनाडा के रॉकलैंड में एक भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उच्चायोग ने बताया कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर लिखा है कि हम रॉकलैंड ओटावा के पास चाकू मारने की घटना में एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु से गहरे दुखी हैं। पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हम स्थानीय समुदाय संघ के माध्यम से शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क में हैं। कनाडा की मीडिया के अनुसार क्लेरेंस रॉकलैंड में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने मौत के कारण का खुलासा नहीं किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कनाडा में एक भारतीय नागरिक की हत्या का मामला है और उससे जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने इसकी पुष्टि की है। उच्चायोग ने बताया कि इस मामले में हालांकि स्थानीय पुलिस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है और स्थानीय पुलिस की भी जांच जारी है। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है कि हम रॉकलैंड ओटावा के पास चाकू मारने की घटना में एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु से दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और जांच जारी है। और अगली बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा में एक भीषण आगलगी की घटना हुई है। बहलूलपुर चोटपुर कॉलोनी में भीषण आगलगी की यह घटना हुई है। झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में आग लगी है और आग में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग लगने के दौरान कई सिलेंडर्स में भी विस्फोट हुआ है। दमकल की हालांकि 12 गाड़ी मौके पर मौजूद है। फायर विभाग और प्राधिकरण की लापरवाही बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह आगलगी की घटना हुई है। कुछ दिन पहले भी झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। प्राधिकरण और फायर विभाग कोई कार्रवाई समुचित तरीके से नहीं किया और संभवतः इसी की वजह से एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई है। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। फायर विभाग की गाड़ियों को सूचना दी गई और 12 गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। यह पूरा मामला सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का है। तो ये बड़ी खबर नोएडा में आगलगी की घटना से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बहलोलपुर चोटपुर कॉलोनी बताई जा रही है, जहां यह भीषण आगलगी की घटना हुई है और सैकड़ों झुग्गियां अभी तक जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फायर विभाग और प्राधिकरण की लापरवाही के चलते भी आशंका जताई जा रही है कि आग लगी है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर पिछली आगलगी की घटना से सबक नहीं लिया, आगे की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते एक बार फिर इसी तरह की घटना हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।